Hello everyone, this is Manisha Raheja from New English High School and Junior College, IT department. Today we are going to start with our online sessions of IT subject. We are going to start with chapter number 6, that is e-commerce and e-governance, which is a common chapter for 12th commerce and science. What we are going to learn in this chapter? We are going to learn about e-commerce, its advantages, disadvantages, different types, e-commerce and trade cycle, various modes of payments, forms of e-commerce, electronic data interchange, e-governance, its advantages and different types, and various security measures. So let us start with our first topic, that is e-commerce. Now, e-commerce क्या होता है? E-commerce stands for electronic commerce. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला हमारा नेटवर्क, दैट इज आवर इंटरनेट. एंड कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कॉमर्स का एक बेसिक डेफिनेशन है, कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, दैट इज व्हेन वी डू कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज जब हम कुछ चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, it is known as e-commerce. So e-commerce can be broadly defined as the process of buying and selling of goods and services using an electronic medium such as internet. Now internet पे सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी आज की डेट में, as you all know, कि हम सब लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट को यूज करके शॉपिंग करते हैं. So the most popular activity on web is shopping. Then next we have evolution of e-commerce. Evolution मतलब e-commerce की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ. पहले e-commerce इतना पॉपुलर नहीं होता था, पहले इंटरनेट पे इतना बिजनेस किया नहीं जाता था, बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती थी. बट आज की डेट में सबसे ज्यादा e-commerce हम लोग यूज कर रहे हैं, हर एक चीज वी वांट एट अ क्लिक. सो ई-कॉमर्स का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? इन द ईयर 1991 इंटरनेट को पब्लिकली अवेलेबल किया गया. इट वाज अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज. कमर्शियल यूज मतलब हम अपने ट्रेड के लिए, हम अपने बिजनेस के लिए इंटरनेट को यूज कर सकते थे. 1991 से पहले ये पॉसिबल नहीं होता था, बट 1991 के बाद इंटरनेट वाज अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज. सो उसके बाद ई कॉमर्स का एवोल्यूशन होता गया. धीरे 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 जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे ई कॉमर्स और ज्यादा पॉपुलर होता गया. नाउ अगर हम देखें तो इंटरनेट ने हमें, ई कॉमर्स ने हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिया, एक न्यू वर्चुअल वर्ल्ड दिया है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है हमारे कंज्यूमर को. इंटरनेट, ई कॉमर्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उसने एक ऐसा न्यू वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया है जिसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है हमारे कंज्यूमर को. नाउ जैसे हम बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स में हम हमारी सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हैं, हम बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन करते हैं, तो हमारी सारी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है, हमारा बहुत सारा कॉस्ट सेव होता है, हमारा पेपर वर्क सेव होता है. So e-commerce is also referred as a paperless exchange of business information using EDI. Now EDI means what? EDI means electronic data interchange. Electronic data interchange का मतलब जब दो बिजनेस आपस में डील करते हैं, आपस में ट्रेडिंग करते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने पड़ते हैं, ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं. ये सब पहले पेपर के थ्रू उन लोगों को प्रिंट करके सेंड करना पड़ता था, एंड देन वो ऑर्डर्स प्रोसेस होते थे. बट आजकल ई कॉमर्स की वजह से सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हमारा डेटा इंटरचेंज हो रहा है. देन वी कैन सेंड ईमेल्स, हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. सो बेसिकली ई कॉमर्स ने हर एक चीज को पेपरलेस बना दिया है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा कॉस्ट सेव होता है. Then next we have some advantages and disadvantages of e-commerce. Advantages मतलब e-commerce के क्या क्या फायदे हैं. Now सबसे पहला, ग्लोबल स्कोप. ई-कॉमर्स ग्लोबली अवेलेबल है फॉर द सेलर ऑल्सो एंड फॉर द बायर ऑल्सो. ये एक ऐसी जगह है जहां पर बायर और सेलर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएटेड है, जहां पर बायर, सेलर अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है एंड बायर अपने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स परचेज करता है विदाउट एनी जोग्राफिकल बैरियर्स. मतलब जोग्राफिकली कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप यहीं से गुड्स मंगा सकते हो, नहीं. जैसे लोकल मार्केट में अगर मैं जाऊं तो लोकल मार्केट की एक जोग्राफिकल लिमिट होती है कि ये मार्केट यहीं तक है, यहाँ से अगर आपको कुछ और चाहिए, जो चीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कहीं और से चाहिए, तो यू हैव टू सर्च फॉर अनदर मार्केट. बट यहाँ पर ग्लोबली हर एक चीज अवेलेबल है.
जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। अब ई कॉमर्स हमने देखा कि इट इज अ पेपरलेस ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हमारी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, फिर वो हमारा प्रोडक्ट सर्च करना हो, प्रोडक्ट बाय करना हो, पेमेंट्स करना हो, बैंक ट्रांसफर करना हो, हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। देन नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट सेविंग। ई कॉमर्स आपकी बहुत सारी कॉस्ट सेव करता है। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट सर्च करने के लिए दो मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे बैठ के ऑनलाइन आप 24/7 जो चाहे, जो प्रोडक्ट चाहे आप सर्च कर सकते हो, बाय कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी सर्च कॉस्ट बचती है। इफ यू वांट सम प्रोडक्ट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल मार्केट, यू हैव टू पर्सनली विजिट देयर, वहां पर जाना पड़ेगा। अगर वो मार्केट में मुझे कोई चीज नहीं मिल रही है तो किसी और मार्केट में मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मुझे उल्लासनगर से कोई चीज नहीं मिल रही है तो आई हैव टू ट्रैवल टू मुंबई। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसा चाहिए तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन ई कॉमर्स आपको सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल करके देता है एंड एट अ बेटर प्राइस। बिकॉज आपने देखा होगा, हम मल्टीपल वेबसाइट्स पे अपने प्राइजेस चेक कर सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा प्रोडक्ट चीप और बेटर प्राइस पे मिलता है। सो ई कॉमर्स सेव्स योर कॉस्ट ऑल्सो। देन नेक्स्ट, एनी टाइम शॉपिंग आप कर सकते हो। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में एक लिमिट होती है कि ये मार्केट इस टाइम से इस टाइम तक खुला हुआ रहेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, ई मार्केट, दे आर अवेलेबल 24/7। दैट मीन्स आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप जब चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव नो इंटरमीडियरीज। नाउ इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मिडिलमैन। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम डायरेक्टली कंपनी से बाय नहीं करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर से, सेलर से परचेस करते हैं। बट ई कॉमर्स में हम डायरेक्टली सेलर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें बीच में कोई भी मिडिल मैन होता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, सप्लाई चेन होती है, मैन्युफैक्चरर होता है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देन वी हैव सेलर, उसके बाद जाके कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी मिडिलमैन नहीं होता है, जिसकी वजह से हम जो कंज्यूमर है वो सेलर के साथ, कंपनी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव पब्लिक सर्विसेज। अब ई कॉमर्स की वजह से गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इजी हो गया है, बहुत अच्छा उनको फैसिलिटी मिल गया है, जिसकी वजह से वो पब्लिक तक पब्लिक सर्विसेज पहुंचा सकते हैं, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, देन सोशल सर्विसेज, एंड एवरीथिंग इज एट रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इम्प्रूव्ड मैनर। पहले अगर हम लोगों को कोई हॉस्पिटल वगैरह में अपॉइंटमेंट्स वगैरह चाहिए होते थे तो हम लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन आज की डेट में हम ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। देन एजुकेशन के फील्ड में भी अगर मुझे कोई ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, पहले स्कॉलरशिप के फॉर्म्स वगैरह जो होते थे वो स्कूल्स वगैरह से, कॉलेज से भरे जाते थे, लेकिन आज हर एक चीज को गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन कर दिया है, बिकॉज इट सेव्स एवरीबडीज टाइम और हर किसी को बेटर सर्विस। लाइन में रुक के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लॉग इन इनटू योर कंप्यूटर एंड आप हर एक चीज बेटर वे में अपने पीस ऑफ माइंड से कर सकते हो। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। लाइकवाइज वी हैव डिसएडवांटेजेस, जिसमें सबसे पहले आता है सेटअप कॉस्ट। अब जैसे हमने कहा कि सर्च कॉस्ट कम है, लेकिन उसको सेटअप करना, द कंपनी हु इज सेटिंग अप अ ई कॉमर्स, ई मार्केट, उनके लिए उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको हार्डवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं चाहिए, दे नीड अ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ना उस स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को चलाने के लिए उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है एम्प्लॉइज को, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली उन लोगों को हर एक चीज के ऊपर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, हर एक चीज को अप टू डेट रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट जो मार्केट है, फ्लिपकार्ट वर्चुअल मार्केट है, वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, बट वो वर्चुअल मार्केट है, एक लिंक है बिटवीन द सप्लायर, दैट इज द सेलर, एंड द कंज्यूमर। लेकिन वो जो मार्केट है वो आपको दिखाई देता है, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो। तो वो क्या एक नॉर्मल हमारे जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहा है? नहीं, इट हैज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर, इट हैज अ स्पेशल हार्डवेयर, एंड उस स्पेशल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए दे हैव एम्प्लॉइज, जिनको वो लोग महीनों तक ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की कॉस्ट बढ़ती जाती है। अब एक बार हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया, लेकिन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, तो हम लोगों को हर एक चीज अप टू डेट करके मेंटेन करके रखनी पड़ती है, विच ऑल गोज वेरी एक्सपेंसिव।
The next disadvantage is physical presence. Now e-commerce में जो physical presence होता है वो missing होता है. Like we cannot go and physically touch the product, see the product, try the product and then हम उनको purchase करें. यहाँ पर हम लोगों को सब virtually available है. That means हम product screen पे देख सकते हैं, product के specifications check कर सकते हैं, लेकिन physically उसको touch नहीं कर सकते. Physically we cannot be there in the virtual market कि हम वो प्रोडक्ट देख के खरीदे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, लाइक मुझे कोई वॉल पेंटिंग या वॉल स्टिकर वगैरह कुछ परचेस करना है, तो हम अगर उसको देख के परचेस करते हैं तो इट बिकम्स आवर बेटर चॉइस. लेकिन अगर हम वर्चुअली उसको देख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस मेजरमेंट्स दिए हुए हैं कि ये प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन ये है, लेकिन घर पे आने के बाद मेरी वॉल के हिसाब से वो सूट नहीं कर रहा है, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. लाइकवाइज ज्वेलरी भी ऐसे ही होती है. हम लोग ज्वेलरीज परचेस करते हैं, स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि मॉडल्स के ऊपर ट्राई किया हुआ फोटोज रहता है, लेकिन जब हम वो खुद ट्राई करते हैं पर्सनली तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमें वो कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता है. तो फिजिकल प्रेजेंस इज मिसिंग. दैट इज द disadvantage of e-commerce. Then next we have security. Security is another most important issue because security किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को जरूरी चाहिए होती है. लाइक इफ आई एम पुटिंग माई डिटेल्स समवेयर, तो मुझे चाहिए होता है कि वो डेटा जो है वो सिक्योर होनी चाहिए. ऐसे नहीं किसी अननोन अनऑथेंटिक अनऑथराइज पर्सन के पास वो चली जाए. तो वैसे ही ई कॉमर्स में जब हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं या हम अपने क्रेडेंशियल्स, हम अपने एड्रेसेस डिटेल्स वगैरह सब शेयर करते हैं, तो वी हैव एन सिक्योरिटी इशू. कभी कभी अगर कोई वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है तो हमारा डेटा कहीं और अनऑथोराइज पर्सन के पास भी जा सकता है. तो सिक्योरिटी इज द बिग कंसर्न फॉर द कस्टमर्स इन ई कॉमर्स. Then lastly we have goods delivery. Goods delivery means the delivery of goods may get delayed because कभी ऐसे होता है कि हमारा प्रोडक्ट हमें जिस टाइम पे चाहिए होता है वो प्रोडक्ट हमें मिलता नहीं है टाइम पर, तो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर द कस्टमर. और कस्टमर फिर अगर मुझे चीज, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज आज चाहिए और आज उसकी डिलीवरी ड्यू दिखा रहा था, लेकिन फिर भी वो चीज मुझ तक नहीं पहुंची ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू सम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और समथिंग, फिर मुझे क्या होगा, मुझे डिससेटिस्फेक्शन होगा कि आज मुझे वो चीज चाहिए थी और मुझे मिलने वाली भी थी बट फिर भी मुझे नहीं मिली. तो आई गो unhappy, I'll be dissatisfied with the delivery of goods. So all these are the disadvantages of e-commerce. Then next we have types of e-commerce applications. Like e-commerce की जो applications होती हैं, like e-commerce जो है वो कहाँ कहाँ applied होता है, और simply ऐसे कहा जाए कि e-commerce की किन किन लोगों को किस किस तरह से कवर करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है. जिसमें सबसे पहले आता है बिजनेस टू कंज्यूमर. मींस ई कॉमर्स इज एप्लीकेबल फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर. दैट इज एक बिजनेस जो होता है वो एक कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स. देन वी हैव बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस मीन्स एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है यूजिंग ई कॉमर्स. सी यहाँ पर हमने देखा बिजनेस टू कंज्यूमर मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर तक इसका स्कोप है. देन बिजनेस टू बिजनेस भी ये यूज किया जाता है. देन वी हैव कंज्यूमर टू कंज्यूमर. दो कंज्यूमर्स भी आपस में डील करके, आपस में कम्युनिकेट करके डील्स फाइनल कर सकते हैं. जैसे हम देखते हैं, हम ई कॉमर्स, हम OLX पे जाते हैं, वहां पर एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, दूसरा कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो उनके बीच में मीडियम कौन सा है? ई कॉमर्स है. देन वी हैव कंज्यूमर टू बिजनेस. यहाँ पर कंज्यूमर बिजनेस को एक सर्विस प्रोवाइड करता है. लाइक कंज्यूमर के पास कोई चीज है जो बिजनेस को चाहिए, तो वो यहाँ उसका स्कोप यहाँ पर आता है बिटवीन कंज्यूमर टू बिजनेस. वी विल स्टडी ऑल दीज applications in detail starting from first, that is business to consumer. The most common participant in e-commerce is business, then government, then consumer. तो ये हमारी जो e-commerce की transactions है या e-commerce की application है वो business से customer तक, customer से government तक के बीच में ही चलती रहती है. So firstly we have to see business to consumer transaction. Now business to consumer transaction का best example मैं दूंगी हमारा online transactions, हमारी online shopping. For example, I want to buy something, I am the customer, I want to buy something from फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल फोन से. तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे वो ऑनलाइन बाय करना है तो मैं जाऊंगी एक वेबसाइट पे, ई मार्केट में, दैट इज हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन. मैं वहां पर जाऊंगी, वहां पर बिजनेस है जो मुझे प्रोडक्ट
की सारी स्पेसिफिकेशंस देगा। ई कॉमर्स वेबसाइट, जो मेरी ई मार्केट की वेबसाइट है, वहां पर मैं जाऊंगी, वहां पर मैं अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट सर्च करूंगी। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय अ OnePlus 70 का फोन, तो OnePlus 70 आई विल सर्च फॉर द प्रोडक्ट। सामने कौन है? सामने बिजनेसमैन है जो मुझे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, एंड आई एम द कस्टमर जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। मैं क्या करूंगी? मेरा प्रोडक्ट सर्च करूंगी, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद उसकी स्पेसिफिकेशंस चेक करके, इफ इट सूट्स मी, मेरे बजट में है, प्राइस वाइज, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन वाइज, आई वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, तो मैं उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करूंगी, ऑर्डर प्लेस करूंगी, पेमेंट करूंगी, या मुझे ऑर्डर के बाद मुझे डिलीवरी मिलेगी, डिलीवरी करने के बाद मुझे उस प्रोडक्ट के लिए पे करना है, आई विल गेट द बिल्स एंड इनवॉइसेस आल्सो, देन एट द एंड मैं वो प्रोडक्ट मुझ तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बिजनेस ने कंज्यूमर को उसकी रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, एंड इसमें एडवांटेज ये होता है कि कंज्यूमर को बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर्स भी वगैरह मिलते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी, सेटिस्फाइड होता है। In business to consumer model, business sell its products directly to the consumer. यहाँ पर बिजनेस क्या कर रहा है? अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर की तरफ सेल कर रहा है। A consumer can view the product shown on the website. The consumer can choose the product and order the same. The website then will send a notification to the business organization via an email, and the organization will dispatch the product or good to the consumer. क्या होता है? मैंने ऑर्डर प्लेस किया, फिर जो मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे मैंने कहा फ्लिपकार्ट, वहां पर आपने देखा होगा, अगर आप लोग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहां पर सेलर चूज करने के लिए बोलता है। वी हैव डिफरेंट सेलर्स, और हर सेलर हमको अलग अलग ऑफर प्रोवाइड करता है। तो हर एक सेलर जो हम लोगों को अलग अलग ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्लिपकार्ट उनसे जाके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। फ्लिपकार्ट क्या करेगा? मेरा ऑर्डर प्लेस होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को एक ईमेल सेंड करेगा कि इस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, जो आपसे परचेस करना चाहता है। देन वो जो बिजनेस है, वो सेलर है, वो क्या करेगा? मेरा प्रोडक्ट डिस्पैच करेगा, दैट इज उसको सेंड करेगा थ्रू पोस्ट। These business to consumer businesses are online retailers, for example Amazon and Flipkart. ये business to consumer businesses कौन होते हैं? हमारी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं, फ्लिपकार्ट, Amazon, eBay एक्सेट्रा। तो ये सब जो है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करके बिजनेसमैन कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट वी हैव another common transaction between business to business. Now यहाँ पर क्या होगा? For example, one business wants to buy something from another business. For example, हम डीमार्ट का एग्जाम्पल लेंगे, सुपरमार्केट का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर सुपरमार्केट भी बिजनेस कर रहा है और वो अपने प्रोडक्ट्स किसी और बिजनेस से परचेस कर रहा है। तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आई एम ऑल्सो अ बिजनेसमैन, जिससे मैं खरीद रही हूँ वो भी तो बिजनेस करने बैठा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? डीलिंग किनके बीच में हो रही है? दो बिजनेसेस के बीच में हो रही है। तो ये दो बिजनेसेस आपस में ऑर्डर प्लेस करने के डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, डिलीवरी के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स शेयर करते हैं। तो ये सब जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब ऑनलाइन होती हैं। पहले हम लोगों को फिजिकली जाके देना पड़ता था, देखो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है ये, देन सामने से अप्रूवल आता था, फिर जाके ऑर्डर प्रोसेस होता था। लेकिन अभी सब चीजें ऑनलाइन होने की वजह से सब चीजें बहुत ज्यादा स्पीड से होती हैं। तो जब दो बिजनेसेस आपस में डील करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हम उनको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। In business to business model, business sell its products to an intermediate buyer who then sells the product to the final consumer. क्या होगा? यहाँ पर एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट सेल करेगा to the intermediate buyer. Intermediate buyer मतलब the buyer is also the businessman, जो क्या करेगा? अपना प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। As an example, a wholesaler places an order from the company's website and after receiving the consignment sell the product to the final consumer. मैंने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल मैं मैगी की बात करूं, डीमार्ट मैगी खुद प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं, डीमार्ट नेस्ले कंपनी से मैगी परचेस करता है। तो नेस्ले कंपनी इज ऑल्सो अ बिजनेस एंड डीमार्ट इज ऑल्सो अ बिजनेस। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदता है एंड देन उसके बाद वो मैगी हम लोगों को फाइनल कंज्यूमर्स को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल टाटा कम्युनिकेशंस अ नेटवर्क प्रोवाइडर। जैसे टाटा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे मैंने आपको मैगी का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही नेटवर्क का एग्जाम्पल हम लेंगे। नेटवर्क
अगर फॉर एग्जांपल हमें नेटवर्क मिलता है, वो नेटवर्क हम जो हमें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता है वो खुद, जैसे इंटरनेट कनेक्शन हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इंटरनेट कनेक्शन जो है इंटरनेट वाले ने खुद जनरेट किया है क्या? नहीं, ही हैज टेकन इट फ्रॉम द कंपनी, वो कंपनी ने उसको दिया है एंड वो हम लोगों तक पहुंचा रहा है। तो दीज आर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस। देन नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। नाउ कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ डील करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मुझे एक प्रोडक्ट आपको बेचना है, बट मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, ना ही आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम OLX का एग्जाम्पल लेंगे। मेरे घर पे एक टेबल थी जो मैंने खरीदी थी, अब मुझे वो टेबल किसी काम की नहीं है, आई वॉन्ट टू सेल इट। पहले हमें ऐसा होता था कि हम लोकली किसी को बोल देते थे कि भाई मेरे पास ये टेबल पड़ी है, किसी को जरूरत होगी तो बताना, आई वांट टू सेल इट। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, उसका फोटो क्लिक करके वेबसाइट पे डाल देते हैं, जो भी कंज्यूमर होगा जिसको उसकी जरूरत होगी वो सर्च करेगा, उसको टेबल मिलेगी, देन ही कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ मी। तो एक कंज्यूमर, मैं भी तो कंज्यूमर ही हूँ, मैंने तो उस टेबल को यूज किया है, तो आई एम द फाइनल कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे ही अब मेरा यूज खत्म हो गया, मैं उसको किसी और तक बेचना चाहती हूँ, तो मेरा बीच में सिर्फ ये है कि मेरी टेबल जा रही है, उसमें मुझे कोई प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं होता है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना है। तो आई एम ऑल्सो अ कंज्यूमर, यू आर ऑल्सो अ कंज्यूमर। तो ये जो डीलिंग हो रही है वो हो रही है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर। बेस्ट एग्जाम्पल OLX, मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, आपको प्रोडक्ट परचेस करना है, मैं वेबसाइट पे अपलोड करूंगी, आप डिटेल्स चेक करोगे और मुझे कॉन्टैक्ट करोगे। In consumer to consumer model, consumer helps the consumer to sell their assets like residential properties, car, motorcycles, etc. और rent a room by publishing their information on the website. आजकल हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए भी बहुत सारे 99acres.com, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऐसे जहां पर हम अपनी प्रॉपर्टीज तक सेल कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को हेल्प कर रहा है जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए वो खरीदने के लिए। वेबसाइट मे और मे नॉट चार्ज द कंज्यूमर फॉर इट सर्विसेज। ना अगर OLX पे मैं कोई प्रोडक्ट डाल रही हूँ तो अर्लियर जब वो स्टार्टिंग में आया था तो इट वाज फ्री, आप सामने वाले की डिटेल्स देख सकते हो, आज भी कुछ हद तक फ्री है, कुछ सामने वाले की डिटेल्स देख सकते हो, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो एंड देन आप दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। बीच में OLX को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं OLX, क्विकर, ऑनलाइन ऑक्शंस। ऑनलाइन ऑक्शंस मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट की ऑक्शंस की जाती है एंड देन जिसको वो सुटेबल प्राइस लगती है देन दे बाय। सो दिस इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। नाउ कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में क्या होता है, कंज्यूमर एक सर्विस प्रोवाइड करता है टू द बिजनेस। अब आप कहोगे कंज्यूमर कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा, कभी कभी ऐसे होता है कि बिजनेस को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है एंड वो चीज उनके ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअली उसको प्रोवाइड कर सकता है, लाइक उसके कस्टमर्स या कोई और इंडिविजुअल पर्सन उसको उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में कंज्यूमर विल प्रोवाइड सर्विस टू द बिजनेस। In this model, consumers have the product or the services of value that can be consumed by the businesses. Now यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट है जिसकी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू मॉनिटरी टर्म्स में भी हो सकती है, गुडविल के टर्म्स में भी हो सकती है। तो जो जो बिजनेस है वो कंज्यूम करेगा उसकी सर्विस को। एग्जाम्पल बेसिक हम लोगों ने देखा है, हम जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट लेते वक्त हम यूजुअली क्या करते हैं, पहले उसके रिव्यूज चेक करते हैं। वो रिव्यूज लिखने वाला कौन होता है, वो रिव्यूज लिखने वाला उसका कोई प्रीवियस कस्टमर होता है जो हमको गाइड करता है उस प्रोडक्ट के बारे में। ना अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके रिव्यूज अगर खराब होंगे तो आप उसको परचेस करोगे नहीं, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे तो आप उस प्रोडक्ट को परचेस करोगे। दैट मीन्स वो प्रोडक्ट उस वेबसाइट पे डेवलप हो रहा है, वो प्रोडक्ट उस वेबसाइट पे ज्यादा चल रहा है, तो रिव्यूज बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि कस्टमर अपने रिव्यूज देता है फॉर द बिजनेस। That means customer is providing its service, a review to the business, जिसकी वजह से बिजनेस का प्रोडक्ट, बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सी अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है तो हम उसको अच्छा रिव्यू देते हैं, कोई प्रोडक्ट बुरा होता है तो हम उसको बुरा रिव्यू देते हैं। फिर
कंपनी उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करती है। तो कंज्यूमर ने कुछ दिया ना बिजनेस को, इसलिए इसको कहा जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कंज्यूमर राइट्स द रिव्यू और व्हेन अ कंज्यूमर गिव्स अ यूजफुल आइडिया फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन दैट कंज्यूमर इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द बिजनेस इफ द बिजनेस अडॉप्ट्स द इनपुट। अब मैंने रिव्यू दिया, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने जो रिव्यू दिया उसको अडॉप्ट करे, उसको चेक करे और उसके ऊपर फॉलो अप करे और उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने की कोशिश करे। वो तभी होगा जब मेरे रिव्यूज बिजनेस अडॉप्ट करेगा, इसीलिए क्लियरली लिखा हुआ है इफ द बिजनेस अडॉप्ट्स द प्रोडक्ट। दूसरा भी एग्जाम्पल दिया गया है। अब आपने कहा, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस को कंज्यूमर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है एंड आई वांट समवन जो मेरे बिजनेस के बारे में एक वेबसाइट या एक ब्लॉग बना के दे मुझे, जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा जाए। जैसे जो शेफ्स होते हैं वो लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं जिसमें वो अपनी कुकिंग की रेसिपीज डालते हैं। अब शेफ को जरूरी नहीं है ना कि वो आता होगा, तो वो क्या करेगा, किसी और को अप्रोच करेगा। वैसे ही बिजनेस को भी ब्लॉग अगर बनवाना है तो वो किसी आउटसाइड कस्टमर को अप्रोच करेगा कि मेरे लिए आप ब्लॉग लिखो, जिसकी वजह से उसके बिजनेस के प्रोडक्ट्स में, उसके बिजनेस की एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट्स आती है। For example, a blog can be written by an author for a business to improve the sale of the products. दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लॉग कैन बी रिटन बाय एन ऑथर फॉर अ बिजनेस टू इम्प्रूव द सेल और द प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं किसी कोई वेबसाइट बनाऊं या कोई ब्लॉग बनाऊं जहां पर लोग मेरे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज वगैरह चेक करें, जो जहां पे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस मैं दे दूं, तो वो ब्लॉग मैं खुद नहीं लिख सकती, आई नीड टू हायर समवन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पब्लिकली मेरा ब्लॉग लिखने के लिए मैं एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करूंगी। जो भी कंज्यूमर, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा मेरा ब्लॉग लिखने में, वो मेरे को अप्रोच करेगा या मैं उसको अप्रोच करूंगी। आई कैन सर्च ऑनलाइन कि ब्लॉग्स कौन कौन लिखता है, देन वो ऑथर्स की लिस्ट में से मैं किसी का भी नाम एंड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के आई कैन अप्रोच देम कि आप मेरे लिए ब्लॉग लिखो, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस की सेल्स, प्रोडक्ट्स इंप्रूव होंगे। सो बेसिकली दीज आर द 4 मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें सबसे पहले हमने देखा बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा था टू द कंज्यूमर। देन बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। एंड लास्टली कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसमें कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट दे रहा था टू द business. So these are the 4 types of e-commerce applications. So students, that's all for today's session. In the next lecture, we will continue with this topic. Till that time, stay safe, stay at home. Have a great day.